नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस तथा दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वर्णमाला। यह बहुत ही अगर कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अगर वर्णमाला की हम अलग अलग करें इसको, तो ये दो चीज़ हो गई, वर्ण हो गया प्लस माला। इसकी संधि विच्छेद करो आप, वर्णमाला। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, और माला का होता है एक तरह से इकट्ठा। अगर बोले जैसे माला देख रहे हो ना, उसमें कई गोटियाँ होती हैं, तो वही चीज़ होगी। माला मीन्स होता है कि कई चीज़ों का समूह। तो वर्ण अगर हम वर्ण की इसकी परिभाषा देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जैसे हम कोई चीज़ें बोलते हैं ना, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसी को तो ध्वनि बोलते हैं, और उसी को वर्ण बोलते हैं। जो हम बोलते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है उसी को वर्ण बोलते हैं, और उसी वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे थोड़ी सी बस आगे बढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ इसकी जो सार्थक ध्वनि क्या होती है, छोटी इकाई जो ध्वनि है इसका मतलब कितना बड़ा रूप है भाषा के मुकाबले, ये सब देखेंगे, कितनी छोटी है भाषा से। नेक्स्ट देखिए, जबकि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन इसमें आपको ऐसा दे देगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली बात ही ऐसी है। देखिए ध्यान से, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं, जबकि भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य बोलते हैं। भाषा की जो सार्थक इकाई है उसको वाक्य बोलते हैं, क्योंकि सार्थक मतलब होता है दोस्तों कि सही अर्थ निकलना एक तरह से। ठीक है, उसका मतलब हो कुछ, तो कोई भी वाक्य आप बोलेंगे ना तो उसका अर्थ निकलेगा, तो इसलिए इसको सार्थक इकाई बोलेंगे थे। आज सबसे छोटी इकाई ध्वनि आप लोगों को फिर वही बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मेरे को। आइए देखते हैं शब्द अक्षर वर्ण, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द अक्षर वर्ण ये क्या होता है? जबकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कोई वर्ण को अक्षर बोलता है, कोई अक्षर को शब्द बोलता है, बट हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे आप कोई चीज़ बोलते हो ना, कोई शब्द बोलो आप, राम हो गया, मनीष हो गया, संतोष हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो एक शब्द है। हमने राम बोला, वो शब्द है, उसी को पद भी बोलते हैं। हमने मनीष बोला, वो भी एक शब्द है। तो ये आपकी शब्द हो गई। ठीक है, इसका सार्थक वाक्य मतलब सार्थक मतलब निकल रहा है इसका। आप सही जिससे राम बोल रहे तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है ना, तो ये सार्थक ध्वनि का कार्य कर रहा है। बट अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको अलग अलग करें, जैसे राम का हमने संधि विच्छेद किया, रा प्लस म। ठीक है, तो इसमें से रा जो है ये एक अक्षर है, म जो है ये भी एक अक्षर है। तो आप कह सकते हो कि जो अक्षर होता है ना, ये शब्द से छोटा होता है, और अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। दो अक्षर हो गए, तीन अक्षर हो गए, इसका जब मेल होगा तो एक शब्द का निर्माण करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। अभी हम क्या करेंगे, इस अक्षर को भी तोड़ेंगे। इस अक्षर को हमने तोड़ा तो आधा र हुआ प्लस आ हुआ। इसमें देखिए दो निकल गए, दो ध्वनि निकल गई, दो वर्ण निकल गए। ध्वनि को ही दोस्तों वर्ण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो रा को हमने संधि विच्छेद किया तो आधा र प्लस आ, म का हमने संधि विच्छेद किया तो आधा म प्लस अ। ठीक है, तो ये वर्ण हो गया। इसमें कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4। मतलब कि देखिए एक शब्द हमने लिखा राम, तो ये जो है शब्द है। ठीक है, तो शब्द है और इसको हमने तोड़ा, संधि विच्छेद किया, रा प्लस म। तो इसमें देखिए दो अक्षर हो गए, एक शब्द में दो अक्षर, रा प्लस म। और हमने इस रा को भी तोड़ा और प्लस म को भी तोड़ा, तो इसमें 4 वर्ण निकल गए, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। 1 2 3 4, मतलब कितने वर्ण हो गए? 4 हो गए। इसी वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं। अब समझ में आया है आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटा है, और ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब आगे हम बढ़ेंगे। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जबकि मूल संख्या 44 या 45 है। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो मूल संख्या है, कहीं
किताबों में 44 किसी किताब में दिया रहता है तो कहीं 45 दिया रहता है। तो इसको बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम उतना पूछता भी नहीं, बस एक जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि कहीं 44 दिया रहता है, कहीं 45 दिया रहता है। मूल संख्या दोस्तों अलग होता है, कुल संख्या अलग होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आगे, हिंदी भाषा में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर तथा व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि अगर हम स्वर व्यंजन एक ही में कर देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लड़के उब जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो होने से। स्वर देखेंगे, ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं तथा व्यंजन की अपेक्षा उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 11 है। दोस्तों जो स्वर होते हैं ना, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनमें कुछ जुड़ा नहीं होता है, ये अपने मूल अवस्था में होते हैं और व्यंजन की अपेक्षा उच्चारण में कम समय लगता है। तो सिंपल सी बात है, जब इसमें कुछ जुड़ा नहीं है और अपनी मूल अवस्था में है। और व्यंजन जो होता है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के अंदर ऑलरेडी स्वर रहता है, बिना स्वर के व्यंजन को आप बोल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ना जब व्यंजन में मतलब व्यंजन जो है स्वर से निर्माण होता है, तो सिंपल सी बात है, व्यंजन की अपेक्षा स्वर जो है बोलने में कम समय लेगा, ये स्वतंत्र होता है स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। दोस्तों इसमें 11 है। लोग कितने लोग अब सोचेंगे कि 13 होता, 13 नहीं होता दोस्तों। जो अंग और अ है ये स्वर नहीं होते, ये अयोग वाह होते हैं। इन्हें हम नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं। अयोग वाह और नपुंसक वर्ण इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो प्रयोग है ना, तो कभी स्वर में होता है तो कभी व्यंजन में होता है, इसलिए हम इनको स्वर में नहीं रखते। ध्यान रखिएगा इसको। कितने होते हैं? 11। नोट, पहले स्वरों की संख्या 14 मानते थे। कितनी? 14 मानते थे, बट अब क्या है, अब 11 मानते। क्यों मानते हैं दोस्तों? पहले जो था ये री देख रहे हो ना, तो री के नीचे एक देखिए इसे र है, ध्यान दीजिएगा। एक ये था प्लस री था, प्लस री के भी नीचे एक ऐसे देखिए एक र बनाया है, मतलब एक र ये हो गया, एक र ये हो गया। तो सॉरी, इन तीनों को जो है ना अब हटा दिया गया है। क्या? अब हटा दिया गया है। तो 14 में से 3 हटा देंगे तो कितने बचे? 11 बचे। अंग और अ जो है स्वर में नहीं गिने जाते, इन्हें अयोग वा या नपुंसक वर्ण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इनका प्रयोग कभी स्वर में तो कभी व्यंजन में होता है, इसलिए इसका प्रयोग उसमें नहीं करते, स्वर में नहीं करते। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। इनकी गिनती न स्वर में होती है न व्यंजन में, ये 2 होते हैं, पहले ही बोला। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर होते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने अभी पढ़ा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 पता चला, ठीक है। बट उच्चारण की दृष्टि से अगर एग्जाम पूछ दे कि कितने स्वर होते हैं, तो हम 10 बोलेंगे। कितना? 10 बोलेंगे, क्योंकि जो ऋषि होता है ना, तो हम कोई एक कुछ भी अगर हम लिखते हैं जिसकी शुरुआत र से होती है, तो हम व्यंजन वाले र से लिखते हैं, ना कि ऋषि वाले से। अगर कोई चीज़ लिखना पड़ गया तो ऋषि तो लिखते हैं, बट अगर हम उसका मतलब जो आवाज़ निकालते हैं, जो उच्चारण करते हैं, तो वो व्यंजन वाले र से करते हैं। लिखने को अगर हमने ऋषि लिख दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर लिख तो दिया, बट उसका जो उच्चारण करते हैं तो हम व्यंजन वाले र से ही मतलब करते हैं। तो इसलिए उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होता है 10 ही होते हैं, इसमें ऋषि र नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब आगे पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और सबसे पहले मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर, मतलब पहला इसमें मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर अगर हम देखें तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर का मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें कोई दूसरा नहीं जुड़ा होगा, कुछ भी नहीं जुड़ा होगा, वो अपने मूल अवस्था में होगा। इसका मतलब सबसे छोटा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा। जिन स्वरों को उच्चारण में अत्यंत अल्प समय लगे, अत्यंत कम समय लगता है, ठीक है, ये एक मात्रिक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान रखिएगा, जिन स्वरों को उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, और ये एक मात्रिक होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अ ई उ ऋषि,
अ ई उ ऋषि, ये होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगेगा। दीर्घ का मतलब ही हुआ कि बड़ा, तो बड़ा किससे बड़ा? मूल स्वर से बड़ा। तो इसके उच्चारण में क्या होता है कि दोगुना समय लगेगा। किससे? मूल स्वर से। ध्यान रखिएगा इसको। इसमें द्विमात्रा का समय लगता है। इनकी मूल संख्या 3 है तथा कुल संख्या 7 होती है। अब देखेंगे इसमें कि इनकी मूल संख्या 3 होती है तो कौन कौन सी है, और कुल संख्या 7 है तो कौन सा है। इसकी देखिए आ ई उ, ये जो है ये मूल संख्या, कौन कौन सा? आ ई उ, ये जो है मूल संख्या है। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, मतलब कि 7। कुल संख्या 7 होती है और मूल संख्या 3 होती है। और ध्यान रखिएगा इसमें आ ई उ जो है ये आपका 3 होता है। यहाँ पर नोट देखिएगा, कुछ विद्वान जो होते हैं ये स्वर, संयुक्त स्वर को दीर्घ वर्ण के साथ जोड़ने की संख्या 7 मानते हैं। मतलब इसमें है ना कि बहुत से विद्वान जो हैं इनमें संयुक्त स्वर भी जोड़ दिए हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो संयुक्त स्वर होता है ना, ऐसे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्ण से मिलकर बने हों। कितने? 2 स्वर वर्ण से मिलकर बने हों। देखिए जैसे अ ए आ हो गया, ऐ ओ औ, ये जो है ना ये संयुक्त वर्ण है। आइए देखते हैं ये कैसे बने हैं। अगर हम ए की बात करें तो अ या आ में ई या ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा। आ में ए या ऐ जोड़ेंगे तो ऐ बनेगा। अगर आ में ऊ या फिर बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। उसके बाद अ या आ में ओ या औ जोड़ेंगे तो औ बनेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण ये क्या होता है? उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है, बट वैदिक भाषा में इसकी काफ़ी मतलब प्रयोग होता था पहले। अब जो है इसमें सिर्फ एक ही अक्षर है, इसको बोलते हैं हम ओम। दोस्तों ओम नहीं, ओम मतलब क्या? ओम अगर आप बोल रहे हो ना तो पूरा खींच के बोलना है। अभी भी गांव देहात में भी मतलब इस तरह से बोल देते हैं लोग, जैसे किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना होता है गांव घर में ना, तो वो अपने देहाती लैंग्वेज में मतलब पुकारते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी का नाम है मनीष तो उसको मनीषवा बोलते हैं, मनीषवा। जैसे मान के चलिए मनीष दूर खड़ा है आपसे 200 मीटर की दूरी पर, तो उनको बुलाना हुआ तो आप बोलोगे ओए मनीषवा, तो आपने वाह को खींच दिया है टोटल। तो वही चीज़ हो गई, वो प्लुत स्वर वर्ण होता है और ये ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। उसके बाद देखेंगे जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर इसमें देखिए 3 होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर एंड पश्च स्वर। तो अग्र स्वर के बारे में देखेंगे तो अग्र स्वर का मतलब ये होगा कि इसमें जो जीभ जब प्रयोग की जाती है स्वर को बोलने में तो उसका अगला भाग कार्य करे। ठीक है, अगर आप कोई भी स्वर का उच्चारण कर रहे हो तो अगर जीभ का अगला भाग कार्य कर रहा है उसको बोलने में, उसको उच्चारण करने में, तो अग्र स्वर हो गया। इसकी संख्या 4 होती है, ई ए ऐ, चारों को बोलिए, आपका जीभ का अगला भाग कार्य करेगा। आप खुद अपनी बोल कर देखिए ना, खुद ही पता चलेगा। मध्य स्वर का मतलब हो गया कि जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे। इसकी संख्या 1 है, ये जो है अ है। आप अ बोलिए, देखिए आपके बीच जो जीभ का है ना मध्य भाग कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसकी संख्या 1 ही है मध्य स्वर की। उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च मतलब हो गया पिछला, तो जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करे उससे कहते हैं पश्च स्वर, आ उ औ। अब देखेंगे हम मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, मतलब आपका मुख कितना खुल रहा है उच्चारण करने पर, उसके आधार पर हम देखेंगे। विवृत, विवृत का मतलब होता है दोस्तों खुलना। क्या होता है? खुलना। तो स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार अगर पूरा खुले तो वो विवृत के अंतर्गत आ गया। इसकी संख्या 1 है, आ बोलिए, देखिए मुंह पूरा खुल रहा है। अर्ध विवृत मतलब अर्ध मीन्स आधा, विवृत मीन्स खुलना, तो इसका मतलब आधा खुलना, मुख का आधा खुलना। तो इसकी संख्या 4 होती है, अ ऐ औ आ। उसके बाद आ गया अर्ध संवृत। संवृत मतलब होता है दोस्तों बंद। संवृत का मतलब होता है बंद, अर्ध मीन्स आधा, मतलब आप जो स्वरों को उच्चारण करोगे ना तो आपका मुख आधा बंद रहेगा। तो ऐसे स्वर जो हैं ये अर्ध संवृत कहलाएंगे। ये हो गया ए और ओ। उसके बाद आता है संवृत। संवृत का मतलब होता है मुख द्वार बंद, मतलब बंद। तो इसका मतलब मुख द्वार लगभग में आपका बंद रहेगा। ये 4 होते हैं,
ई उ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है जिह्वा पेशी तनाव के आधार पर, मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने पर जीभ की जो पेशी है ना वो तनाव में लाएगी। कितना तनाव आएगी, कम ज़्यादा आएगी, उसी की तरफ हम देखेंगे। शिथिल स्वर मतलब जिसमें जीभ की जो पेशी है ना ये कम, इसमें कम तनाव आएगा। ठीक है। जिस स्वर को बोलने पर जिह्वा की पेशी पर ज़्यादा तनाव नहीं होता है। अ ई ए, देखिए आप बोलिए ना अ ई ए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आएगा जीभ पर। उसके बाद आता है दोस्तों कठोर स्वर। क्या होता है कठोर स्वर? इसमें क्या होता है ना कि स्वर को बोलने पर जीभ की जो पेशी में होना ये तनाव होता है। ये 3 होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आ ई ऐ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आ ई ऐ। उसके बाद ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, अवर्तुल, प्रसरित, सहज, इन चारों को याद रखिएगा। इसमें से चारों में से कोई एक दे देगा ना तो लोगों की खड़िया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अवृतमुखी अवर्तुल तो समझ जाएंगे, पर प्रसरित जो है, सहज जो है, ये उनके हिसाब से बराबर हो जाएगा और फिर वही माथा पकड़ेंगे एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों को याद रखिएगा। अवृतमुखी हो गया, अवर्तुल हो गया, प्रसरित हो गया, सहज हो गया, ये चारों के चारों एक ही हैं। दोस्तों वर्तुल का मतलब होता है गोला और वृत्त का मतलब होता है गोला। ठीक है, लेकिन उसके पहले अ लग जाए तो अ का मतलब होता है नहीं। तो अवृतमुखी मतलब कि गोला ना हो, गोलामुख ना हो। अवर्तुल मतलब गोला ना हो। तो ध्यान रखिएगा, जिन स्वरों को उच्चारण करने पर ओठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार ना बने। अगर आप कोई उच्चारण करते हो ना किसी भी स्वर का, तो आपका जो ओठ है ना वो गोलाकार ना बनता है, तो वो जो होते हैं अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं। जैसे में ई ए ऐ, ध्यान रखिएगा 4 है, ई ए ऐ, इसको उच्चारण करिए, देखिए आपका ओठ जो है ना ये गोलाकार नहीं बनेगा। उसके बाद आता है दोस्तों वृत्तमुखी या वर्तुल। वृत्तमुखी का मतलब कि गोलाकार मुख, वर्तुल का मतलब कि गोलाकार। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने पर हमारा ओठ जो है ना गोल बन जाए। क्या? गोल बने। ये देखिए अ उ ओ 4 है, कितने? 4 हैं। अ उ ओ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर आप ही लोगों के लिए परेशानी खड़ी होगी। तो बेहतर होगा कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें इसको और नोट्स बनाते रहिए। और नहीं बनाएंगे तो फिर लास्ट में मेरे को नोट्स देनी पड़ेगी। हिंदी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हम नोट्स आप लोगों को शेयर कर देंगे, लेकिन बेहतर होगा कि खुद से पढ़ें, नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आता है हवा नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। जो हवा है, आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हो तो हवा जो आपके नाक या मुख से निकलेगी हम उसके आधार पर देखेंगे। अनुनासिक स्वर, स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। नाक से कम लेकिन मुख से ज़्यादा निकलती है। ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वरों के उच्चारण में हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है, बट मुख से ज़्यादा निकलती है और नाक से कम निकलती है। उदाहरण में हम देखेंगे चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो। देखिए आ ई नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कोई शब्द बोलते हो ना, मुंह, आंगन, गाँव, तो देखिए मुंह बोलेंगे ना तो इससे मुंह से भी हवा निकलेगा प्लस नाक से भी निकलेगा, मुंह से ज़्यादा निकलेगा। आंगन हो गया, गांव हो गया, बोलिए, बोल कर देखिए किससे हवा ज़्यादा निकल रहा है। तो जितने चंद्र बिंदु वाले अक्षर या शब्द होते हैं वे अनुनासिक होते हैं। इनके ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा है तीनों के ऊपर। अब देखिए निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। मौखिक का मतलब होता है मुंह से, निर्नुनासिक मतलब होता है बिना नाक से। बिना नाक से मतलब कि मुख से। स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आ ई, जैसे हमने लिखा इधर उधर, ठीक है, इसमें ई उ पहले लगा है ना, तो हवा अगर आप ये सब चीज़ें बोलोगे आप तो हवा आपके मुख से निकलेगी। हो गया ये, बस दोस्तों बस थोड़ा सा रह गया, बस 2 मिनट और 2 मिनट नहीं। 7वां देखिए, ये जो है घोषत्व के आधार पर, घोष सघोष, घोषत्व। घोषत्व का मतलब होता क्या है? घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जैसे देखिए घोष और सघोष, पहला क्या है? घोष या सघोष। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। आप कोई स्वर बोलते हो तो आपके श्वास में, श्वास के माध्यम से कंपन होता है स्वर तंत्री में, तो उसी को घोष सघोष बोलते हैं। घोष और सघोष, स मतलब साथ होता है दोस्तों, इसलिए दोनों का एक ही मतलब है।
स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती, ध्यान रखिएगा। और सभी स्वर जो होती है सघोष होते हैं। इसमें देखिए अघोष सघोष का कोई मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब कि व्यंजन में अघोष और सघोष दोनों याद करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि सभी स्वर जो हैं वो सघोष ही होते हैं, कोई अघोष नहीं होता, सभी स्वर अघोष होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो सभी स्वर सघोष होते हैं, क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसमें अघोष पूछे तो कोई मतलब ही नहीं कि इसमें अघोष कोई स्वर हो, सारे के सारे जो हैं सघोष के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो ये जो अ अंग आ ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। ई तालव्य से बोले जाते हैं। ऋषि मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ऊ ये आपके ओठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, ठीक है। इधर हो गया अंग जो है ये अनुनासिक है, आप लोगों को पता ही है। ए कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, किससे, कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य का मतलब होता है दोस्तों कि कंठ और ताल दोनों से मिलके मतलब बोले जाएंगे। उसके बाद होता है कंठ्योष्ठ, ये ऊ और औ बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ्योष्ठ का मतलब है कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके बोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। अंग तथा अह जो है स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले आता है। हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, आ ई उ ऋषि। अ को जो है शहीद वर्ड बोला जाता है। शहीद वर्ड क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बिना व्यंजन को बोल ही नहीं पाएंगे आप। जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ लगा ही रहता है, उसके अंदर अ छिपा रहता है, और ये एक तरह से सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है, खुद को शहीद कर देता है व्यंजनों के लिए, इसलिए इसको शहीद वर्ड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर क्या, इस स्वर वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अभी इसी के अंतर्गत वर्णमाला के अंतर्गत ही हम व्यंजन पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक मारिए। ठीक है, नमस्कार।